बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पुलिस वैन्स स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी तो कहीं हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। कहीं पर रैलीज निकाली गईं तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट्स के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक करके अहम एरियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूट एट साइट। कई मकामात पर स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गईं। 200 से ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट्स मारे गए, कई हजार जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक मुल्क शट डाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल मंडला रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी, इसी वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और इस बार ये कुछ ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई वजूहात शामिल हो गईं। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई मकामात पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशंस भी इस सब में मुलविस है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थीं, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने तो जैसे आग सी ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार के बारे में इल्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में फासला भी काफी ज्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का काफी ज्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थीं। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल यहया खान, जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवाने की। इन इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से 167 सीट्स को क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स ही 300 थी, जिनमें से 167 यानी कि आधी से भी ज्यादा सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। पर उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया
और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफी घरों पर लहराया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की ये जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस, मुक्ति बाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रजाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आजाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वॉर के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की रिक्रूटमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो जाता। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पे मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते, उनका कोटा 44% था और वो भी अब कम पड़ने लगा। तो ये चीज स्टूडेंट्स को काफी खराब लगती कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स का खानदान कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्दोबदल का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% माजूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को मारा गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त तक स्टूडेंट्स की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सोशल मीडिया दोबारा से खोले जा रहे हैं। आपका इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।